नमस्कार, खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और बात सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की, जिन्होंने भोपाल से आज बड़ी सौगात दी। लाल परेड ग्राउंड में अमित शाह ने हिंदी में MBBS की किताबों का विमोचन किया। अमित शाह ने हिंदी में कोर्स तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ भी की। अमित शाह ने देश के दिल से बड़ी सौगात दी है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने MBBS की पुस्तकों का विमोचन किया। MP में देश का पहला राज्य बन गया है जहां मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी। इस ऐतिहासिक पल के गवाह छात्र भी बने। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने PM मोदी की नई शिक्षा नीति के लिए तारीफ की। साथ ही PM की इच्छा के अनुरूप हिंदी को अहमियत देने के लिए CM की भी तारीफ की। भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः निर्माण का क्षण है। मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। वहीं CM शिवराज ने कहा कि अंग्रेजी भाषा की गुलामी से मुक्ति का दिन है। CM ने आजादी के बाद माहौल ऐसा बना दिया था जो अंग्रेजी के अनुकूल था। काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। उनने पाप किया था, जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था, उनका जीवन अंग्रेजी था, और उनने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत, इज्जत बढ़ जाएगी। MBM कॉलेज मोतीलाल विज्ञान MBM हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई MLB हो गया, और गांधी मेडिकल कॉलेज GMC हो गया। MP में अब हिंदी से MBBS करने वाले की अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यही नहीं, डॉक्टर RX की जगह श्री हरि लिखकर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। न्यूज 18 से खास बात करते हुए डॉक्टर भंडारी ने बताया कि हिंदी में पढ़ाई करने के लिए उन्हें बेहद संघर्ष करना पड़ा था। वे कहते हैं कि आज का दिन देखकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। आपको बता दें, डॉक्टर भंडारी वो शख्स हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार हिंदी में मेडिकल थीसिस लिखा है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने का आगाज हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार वो शख्स कौन है जिसने पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, और न केवल संघर्ष किया बल्कि अपना रिसर्च पेपर भी मध्य प्रदेश में पहली बार हिंदी में पेश किया। डॉक्टर मनोहर भंडारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इसे 150 बच्चों को जानता हूं जो हिंदी मीडियम से आए थे, और उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। डिप्रेशन में जाने वाले थे, निराशा तो आई गई थी भाषा के कारण। हाँ, ये बात अलग है कि हमने फिर उनके लिए स्पेशल कोचिंग की और उसके परिणाम भी अच्छे निकले। तो फिर मुझे ये समझ में आ गया कि यदि हम अपने बच्चों को सरल इंग्लिश और हिंदी मिक्स इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो वो जो हमारा प्रयोग था, जो मेरी HOD के ने शुरू किया था, उनका एकमात्र साथी में था डॉक्टर सुखवंत बोस का, तो वो हमारा लगभग 8-9 साल चला और उसके परिणाम बहुत अच्छे रहे। हमारे कॉलेज के डीन ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजा कि हमारे कॉलेज में इस तरह का प्रयोग हो रहा है कि हिंदी माध्यम के बच्चों को विशेष कोचिंग दी जा रही है। भारत की जो अंग्रेजी के आने से भारत की जो परंपरागत चिकित्सा है वो हमने घूरे पे फेंक दी। एक आश्वासन चिकित्सा जिसका अथर्ववेद में जिक्र है, आश्वासन चिकित्सा का मतलब है आप पेशेंट को एश्योर करो तो ठीक हो जाएगा। उसमें उन्होंने लिखा है इससे राज्य अक्षमा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट डिसीज
ये भी ठीक हो सकती है। और इसका वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिका में हुआ कि इफेक्ट ऑफ एश्योरेंस ऑन अमेरिकन यंग एडल्ट्स। तो सर हमारी जब हिंदी में आएगी तो जो हमारी पुरातन जितनी भी चिकित्सा है, आश्वासन चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा पर जितने अध्ययन हुए हैं, आपको मैं 2 स्लाइड भेजूंगा तो आपकी आंखें चकरा जाएंगी। 50 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने किए हैं। तो मंत्र चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, प्रार्थना चिकित्सा, आस्था चिकित्सा और न्यूरोप्लास्टिसिटी, सकारात्मक सोच की चिकित्सा, ये सब हमारी भारतीय है। ठीक है, तो ये है डॉक्टर मनोहर भंडारी जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि आखिरकार जब पहली बार उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा कि पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए और आज का दिन उसमें बहुत अंतर है और एक तरीके का जो हुजूम यहाँ पर स्टूडेंट्स का था और वो उपस्थिति देख रहे थे, उनको लगता है कि आने वाले दिनों में हिंदी और समृद्ध होगी और जो भाषा है वो अगर अपनी भाषा हो तो शायद पढ़ाई और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्चिंग पर जवान निकले थे और उन पर फायर किया गया। नक्सलियों की तरफ से हमला किया गया है। नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया। उसूर ब्लॉक के तर्रेम थाना क्षेत्र की घटना है। इस हमले में एक एएसआई को गोली लगी है। घायल जवान को इलाज के लिए भेजा गया है, लेकिन जवाब भी दिया गया जवानों की तरफ से। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जवान सर्चिंग पर निकले थे और घात लगाकर नक्सलियों ने हमला कर दिया। फायरिंग हुई है नक्सलियों की तरफ से और इसमें बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं कि एक एएसआई जो हैं वो जख्मी हुए हैं। उन्हें उसूर ब्लॉक के तर्रेम थाना क्षेत्र की यह घटना है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों ने छुपकर घात लगाकर हमला किया। जवान निकले थे। अक्सर नक्सली यही करते हैं, छुपकर पीठ पीछे हमला करते हैं। सामने चुनौती देने से डरते हैं और जब चुनौती मिलती है तो फिर वो भाग खड़े होते हैं। एएसआई को गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सर्चिंग पर निकले थे जवान, इस दौरान ये हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां पर एक एएसआई जख्मी हुए हैं। नक्सलियों की तरफ से हमला किया गया था। गोली चलाई गई, घात लगाकर छिपकर हमला किया गया और इसमें एक एएसआई जख्मी हुआ। भरत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस घटना के बारे में। भरत, क्या ये एनकाउंटर हुआ है या फिर नक्सलियों ने ही हमला किया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जानकारी अब तक बाहर निकल के आ रही थी, तर्रेम बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र है। बासागुड़ा से आगे तर्रेम पड़ता है। उसके अगर आगे की हम बात की जाए तो चेन्ना जो गेलूर है उस तरफ पुलिस की पार्टी सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। इस दरमियान जो माओवाद हैं वो लगातार अपनी पेट वहां पे बनाए हुए थे। ऐसे में लगातार पुलिस को देखते हुए जवाबी तौर पे वो फायरिंग शुरू कर दी है। इस फायरिंग करते वक्त जवाबी कार्रवाई करते पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दिया। उसके बाद जिसका जो खामियाजा है, पुलिस को एक क्षति देखने को मिली है। जो एएसआई है उनको गोली लगी है, वो पूरी तरीके से जख्मी है, जिनका बेहतर उपचार के लिए उन्हें अभी वर्तमान में बासागुड़ा लाया गया है। बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाने की पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर बाहर निकल के आ रही थी, जो उस क्षेत्र में लगातार ऐसे में घटना घटित होने के बाद जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो कोबरा के जो जवान है, वो सर्चिंग पूरी तरीके से पैनी नजर लगाए हुए हैं। हालांकि उस मुठभेड़ में लगातार अब तक जो जानकारी निकल के आ रही थी, इंस्पेक्टर बताया जा रहा है जिन्हें गोली लगी है। उस वक्त उन इंस्पेक्टर का नाम राजेश सुरवंशी बताई जा रही है। जिस तरीके से चोट उनको लगी है, उनका बेहतर उपचार के लिए उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब तक जो स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, पहले से बेहतर बताया जा रहा है। अभी उनका उपचार, हालांकि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बासागुड़ा, वहां पे चल रहा है। लगातार जिस तरीके से आज लगातार जानकारी बाहर निकल के आ रही थी फायरिंग के दरमियान की बड़ी कैजुअल्टी होने की संभावना है, लेकिन अब तक जो आधिकारिक तौर पे जो बयान अब तक बाहर आया है कि एक जो जवान है, जो एएसआई है पुलिस के, वो जख्मी है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए इलाज के लिए रिफर किया गया है। कितनी देर ये मुठभेड़ चली है? मैं आपको बता दूं, संध्या का वक्त था, 7 साढ़े 7 बजे की ये घटना है। लगातार जब पुलिस एरिया डोमिनेशन के लिए निकलती है, क्योंकि जो तर्रेम और
चीना गेलूर ऐसे इलाके हैं जो पूरे माओवाद के इलाके हैं। ऐसे जगहों पर वो लगातार जो जवानों की तैनाती होती है वो चप्पे चप्पे पे होती है, लगातार अपनी पैनी नजर लगाए हुए वो रहते हैं, जिसका खामियाजा जब माओवादी जो हैं उनको देखते हुए जवाबी फायरिंग करते हैं, उसके फायरिंग को देखते हुए पुलिस ने भी फायरिंग किया, पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। उस दरमियान एक जो जवान था हमारा, उस जवान को गोली लगी है। ये संध्या की वक्त की पूरी घटना बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका भरत इस जानकारी। इधर आज भोपाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ग्वालियर गए। ग्वालियर में अमित शाह ने एयरपोर्ट जो नवीन तरीके से तैयार हो रहा है, बड़े भव्य रूप में तैयार हो रहा है, इसका शिलान्यास किया। इसके साथ ही मेला ग्राउंड में विशाल जनसभा की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री ने शिरकत की। के साथ अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री भोपाल को सौगात देने के बाद अमित शाह ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में नए एयरपोर्ट के टर्मिनल का अमित शाह ने मंत्रोच्चार के बाद शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जानकारी दी। वहीं मेला ग्राउंड में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को केंद्रीय गृह मंत्री ने चाबी सौंपकर बड़ी सौगात दी। यही नहीं, 4300 करोड़ की नल जल योजना का भी शिलान्यास किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। दृढ़ संकल्प और मनोबल है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 से हमारे संविधान से उखाड़ कर फेंक और वो कश्मीर भारत माता का मुकुट बनकर हमारे सामने राजपथ कर्तव्य पथ में परिवर्तित हुआ। कई सारे ऐसे काम जो कभी नहीं हो सकते थे मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, सिविल एविएशन क्षेत्र में भी उड़ान को लाए और आज 2 टायर और 3 टायर के हवाई संपर्क के कारण वहां से 1 करोड़ यात्री हवाई यात्रा कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। और जब सिंधिया जी ने कहा कि ग्वालियर के विकास को पैसे दीजिए तो कहने लगे निपट लेंगे, तो इनने निपटा दिया सिंधिया जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आज 14वां सौगात ग्वालियर को मिल रही है। अपने संबोधन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीमा सुरक्षा बल की बटालियन और आईटीबीपी के सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की अमित शाह से मांग की कि इस बटालियन का मुख्यालय ग्वालियर में स्थापित हो, ताकि इस क्षेत्र का जो नौजवान है, जो भारत माता के लिए अपना जान देता है, उसकी स्थापना भी ग्वालियर के साड़ा क्षेत्र में स्थापित हो। और उसी के साथ साथ आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की श्रृंखला भी या हमारे क्षेत्र में स्थापित हो, एक सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग सेंटर, जिसके आधार पर हमारे क्षेत्र के 2,500 से 3,000 नौजवानों को प्रशिक्षण मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के उज्जैन में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद अमित शाह ने भी सौगात दी है। राजशाही से लेकर लोकशाही के हर दौर में रियासत सियासत का पावर सेंटर रहा सिंधिया राजवंश का जयविलास पैलेस एक बार फिर सुर्खियों में है। आज शाम जयविलास महल में गृह मंत्री अमित शाह मेहमान बनकर आए। अमित शाह ने जयविलास में सोने से चढ़े दरबार हॉल और ऐतिहासिक वैभव को करीब से निहारा। डाइनिंग टेबल पर राजशाही दौर में भोजन परोसने वाली चांदी की ट्रेन देख अमित शाह ने इसके इतिहास की जानकारी ली। अमित शाह के दौरे के साथ ही आज भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय दर्ज हुआ। आज सिंधिया के जयविलास महल में महारानी लक्ष्मीबाई की एंट्री हुई। महोदय, बहुत समय से इंतजार था। जीवाजी राव सिंधिया महाराज जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज प्रमुख थे, उनका एक सपना था कि मराठाओं के लिए गैलरी बनाई जाए। जो अखिल भारतीय स्वराज की उन्होंने रक्षा बनाया, उन्होंने तंजावर से पेशावर तक। और माननीय गृह मंत्री साहब अमित शाह जी जो भारत की रक्षा कर रहे हैं, आज एक तरीके से गृह मंत्रालय संभाल के अंडर इंटीरियर की रक्षा कर रहे हैं भारत की।
उन्होंने आज देखा कि किस तरह इतिहास में मराठा साम्राज्य ने भारत की रक्षा की थी। शिवाजी महाराज का जो स्वप्न था कि एक स्वराज बनना चाहिए और पूरे भारत की सारी रियासतें एक हो जानी चाहिए, वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, नेवालकर संग भोसले, पवार ने मिलके एक किया। इन सारे राज परिवारों का जो उदय हुआ अलग अलग जातियों से, अलग अलग जगहों से हुआ, पर इन सब ने मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज की भावना के साथ मराठा साम्राज्य को बनाया और उसको पूरे भारत में फैलाया। ये अमित शाह जी को आज देखने को मिला। उनकी गुजरात के बारे में जो राजवंश थे और खासियतें जो हैं वो देखने को मिला। हमने उनको सोमनाथ जी, जो गुजरात के आराध्य दैवत हैं, जो सारे ज्योतिर्लिंग में प्रथम में आते हैं, उनको हमने गिफ्ट किया, क्योंकि सोमनाथ जी जो है वो उनका जो पुराना मंदिर है उसका जीर्णोद्धार मराठा राजाओं ने, चाहे वो महाराज सिंधिया महाराज हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो या और दूसरे मराठा राजाओं ने मिलकर कराया। उसके स्वर्ण जो चांदी के जो कपाट है उनको जो अफगानिस्तान महमूद गजनवी ले गया था और बाद में लाहौर चले गए थे, जो आज पाकिस्तान में है, वहां से महाजी सिंधिया उसे जीत के लाए और वापिस उनको स्थापित किया यहाँ पर उज्जैन में लाके अपनी राजधानी में, जो मध्य प्रदेश हमारी शान है। तो इन सब चीजों को और गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सबको जोड़ के हमने अमित शाह जी को दिखाने का प्रयत्न किया। ग्वालियर के जय विलास पैलेस स्थित म्यूजियम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गाथा स्वराज की नाम की इस हिस्टोरिकल गैलरी की शुरुआत की, शुभारंभ किया है। और ये जो सबसे प्रमुख बात इस गैलरी की यही है कि जो भारत में करीब 300 से ज़्यादा मराठा के शासक थे, साम्राज्य थे, उन्होंने किस तरह से उस दौर में भारत के लिए विदेशी आक्रांताओं से लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों के साथ भी किस तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए मराठा शासकों ने युद्ध किया था, लड़ाई लड़ी थी, किस तरह से उन्होंने विदेशी जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो सभी, और हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए किस तरह से शिवाजी महाराज ने शुरुआत की थी, उनका उल्लेख इस जो हिस्टोरिकल गैलरी गाथा स्वराज की में दर्ज है। और इसमें तमाम जो मराठा शासक है, देश भर के करीब 300 मराठा शासक है, उनका पूरा बाकायदा इतिहास है और उन मराठा शासकों के साम्राज्यों की किस तरह की संस्कृति थी, उनका जो पहनावा था उस पहनावे के बारे में भी पूरा वर्णन इस गैलरी में है। इसके अलावा इस गैलरी में मराठा साम्राज्य की जो शतरानियाँ हुआ करती थी उस दौर की, उनके बारे में भी पूरा वर्णन है और बाकायदा उन शतरानियों का किस तरह का युद्ध कौशल रहता था, उस युद्ध कौशल के बारे में भी पूरा इस गैलरी में जो है दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से और बाकायदा बोर्ड से उनकी जानकारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतिहास में एक पहलू आता है जिसमें ये कहा जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग नहीं किया था 1857 की क्रांति में सिंधिया राजवंश के राजाओं ने तत्कालीन, तो उस आरोप के बाद भी देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को भी यहाँ इस जो गैलरी में जगह दी गई है और बाकायदा रानी लक्ष्मीबाई का एक पोर्ट्रेट यहाँ चित्र लगाया गया है। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई का जो जीवन परिचय है वो बाकायदा दिया गया है कि 1857 के भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं में रानी लक्ष्मीबाई एक थी और किस तरह से उनका जन्म हुआ, इसके अलावा झांसी में किस तरह का उनका शासनकाल था। ये सारी जानकारियाँ इस जो है गैलरी में लक्ष्मीबाई की भी दर्ज है। तो निश्चित तौर पर जो 1857 के बाद 160 साल तक सिंधिया परिवार और रानी लक्ष्मीबाई के बीच जो दूरियां थी वो दूरियां मिटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। पहले उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर जाकर नमन किया था और अब सिंधिया के राजविलास इस महल में जो गाथा स्वराज की प्रदर्शनी शुरू हुई है उसमें रानी लक्ष्मीबाई को शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये प्रदर्शनी न सिर्फ से भारत के करीब 300 से ज़्यादा मराठा शासकों के भारत के लिए गौरवशाली इतिहास और लड़ाइयों का वर्णन करती है, बल्कि इनमें रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल है। निश्चित तौर पर यहाँ आने वाले लोगों को इतिहास के, मराठाओं के शौर्य के कई पहलू जानने के लिए मिलेंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। पूर्व IAS अधिकारी, राष्ट्रपति के निजी सचिव रहे डॉक्टर विजय अग्रवाल के जीवन पर आधारित उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल द्वारा लिखित त्रिशित एक जीवन यात्रा नामक पुस्तक का आज विमोचन किया गया। इस किताब में डॉक्टर विजय अग्रवाल के जीवन पर 12 अलग अलग संस्मरण, बालक, युवा, डॉक्टर, लोक सेवक, गृहस्थ, राष्ट्रपति के निजी सचिव, भोपाल वासी, लेखक, शिक्षक, मेरे, वर्तमान और सबके विजय जैसे
दृष्टांत हैं। किताब को लेकर डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि ये किताब जीवन के संघर्ष से सफलता के शिखर तक की कहानी है, जो मौजूदा समय में युवाओं के लिए बड़ी प्रभावशील रहेगी, क्योंकि आजकल युवा कम समय में ही हताश हो जाते हैं। वे कहती हैं कि त्रिशित एक जीवन यात्रा किताब को लिखना बहुत मुश्किल था। उनके जीवन के संघर्ष को देखा है और संयम के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता को भी। ये किताब आज की युवा पीढ़ी को समर्पित है। उन्हीं की वजह से किताब लिखी गई है जी। बिल्कुल, उन लोगों ने ही बार बार हर क्लास में जब मैं आती थी उनसे बातचीत करने, मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे बुलाते हैं बच्चे, तो उन्होंने ही बोला मैडम हमको बहुत ज़रूरत है, सर की लाइफ जानना चाहते हैं तो आप सर पे कुछ लिखिए। बार बार हर क्लास में आग्रह इतना ज़्यादा होता था कि मैं फिर शायद इसीलिए मेरी लेखनी चल गई और ये किताब पुस्तक का रूप ले ली। मार्गदर्शन का काम करेगी ये किताब? हाँ, मोटिवेशनल उसी दृष्टि से ही ज़्यादा लिखी गई है। उनका स्ट्रगल और उनकी लाइफ में किस तरह से ईमानदारी और मेहनत के साथ सफलता हासिल करते गए वो, और उसमें भी मतलब एक उनके पास टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त मैं देखती हूँ। आज भी मैं उनके जितना नहीं कर पाती हूँ, इतने 38 सालों का साथ है हम लोगों का, लेकिन मैं हर समय आज भी उनसे सीखती रहती हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।